नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सुरक्षित शनिवार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है भूकंप के खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी। यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो है सुरक्षित शनिवार का जो चक्र है उस चक्र में यह जनवरी में सप्ताह वीक 2 और वीक 3 में यह टॉपिक है, फिर फरवरी में वीक 1 में यह टॉपिक है, सितंबर के वीक 3 में यह टॉपिक है और दिसंबर के भी वीक 3 में यह टॉपिक है। कहने का मतलब यह जो है सो पूरे साल में जो है 5 बार ये टॉपिक जो है सो रिपीट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये टॉपिक पूरे चक्र में 5 बार रिपीट हो रहा है तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने हर छोटे पहलुओं को इस टॉपिक में पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। आप बहुत ही गौर से इसको सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप देख सकते हैं टॉपिक है कि भूकंप के खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी। मॉक ड्रिल के बारे में भी है कि मॉक ड्रिल, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, कैसे बच्चों को हम प्रशिक्षित करेंगे कि बच्चा जब भूकंप आता है तो अपने आप को कैसे बचा सकता है, अपने घर के, अपने अड़ोस पड़ोस को कैसे सुरक्षित रख सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर भूकंप है क्या। जब हम बच्चा थे तो दादी से पूछते थे कि ये भूकंप क्यों होता है, तो वो कहती थी कि यह पृथ्वी जो है सो शेषनाग के फन पे है और जब फन वो हिलाता है तो इससे पृथ्वी जो है सो हिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है सो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट था। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया। जो ये सिद्धांत दिया था 1912 में, उन्होंने बताया कि पूरा पृथ्वी जो है सो 7 प्लेट में बटा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब 2 प्लेट आपस में टकराती है तो टकराने के फलस्वरूप जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर जो हलचल होती है वही भूकंप कहलाता है। तो पृथ्वी कितने प्लेट में बटा हुआ है? 7 प्लेट में। और जब आपस में वो प्लेट टकराती है और टकराने से जो कंपन होती है वही कंपन जो है सो भूकंप कहलाता है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि भूकंप होता क्या है। तो प्लेट के टकराने से जो कंपन उत्पन्न होती है वही भूकंप कहलाती है। यह इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 7 बार इस चक्र में ये अपना स्थान बनाया है, तो इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैंने जो बताने का प्रयास किया है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत 1912 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया, लेकिन यह जो विचारधारा था बिल्कुल नई विचारधारा थी। इनको अपनी विचारधारा को स्थापित करने में काफ़ी समय लग गया। लगभग आप कह सकते हैं कि 50 साल के बाद इनके द्वारा जो दिया गया सिद्धांत था उस सिद्धांत को मान्यता दी गई। कब? जब हैरी हैस ने एक नया सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत था समुद्र तल के फैलाव का सिद्धांत, जो 1962 में दिया। उन्होंने यह बताया कि जो परत हल्की थी वह जो है सो स्थल मार्ग के रूप में ऊपर रह गई और जो भारी था वह अंदर गड्ढा के रूप में जम गया और उसी में जो है सो काफ़ी लंबे समय तक बारिश हुई और समुद्र बने। तो इस तरह से एक अलग सिद्धांत दिया। और जब हैरी हैस का सिद्धांत आया और इस सिद्धांत ने इस सिद्धांत को बल दिया, तब ये सिद्धांत की मान्यता मिली। ठीक है, तो ये सिद्धांत की बात हो गई। अब यहाँ पर जो प्लेट की बात यहाँ पर क्या गया है, जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने कहा, उस बात को यहाँ पर बहुत ही गौर से यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए कि यह पृथ्वी का एक पार्ट मैंने यहाँ पर लिया है कि पूरे ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट को मैंने यहाँ पर बनाया है। 7 प्लेट को, चूँकि हर प्लेट की अपनी अपनी संरचना होती है, अपना अपना कंपोजिशन होता है, इसलिए अलग अलग ढंग से मैंने ये 7 प्लेट को दिखाने का प्रयास किया है। और एवरेज में जो है सो एक प्लेट की जो लंबाई होती है, गहराई आप कह सकते हैं, वह 100 किलोमीटर के लगभग होती है एक प्लेट की गहराई। और इसकी चौड़ाई जो है सो 5 से 600 किलोमीटर तक होती है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना लंबा चौड़ा क्षेत्र में होता है। और जब ये प्लेट आपस में टकराती है, जब प्लेट, जैसे कि ये प्लेट हुआ, ये प्लेट हुआ, ये आपस में जब टकराती है, ये टकराने के, चूंकि यह जो है सो तैर रहा है, आप कहिए कि अब ये टकराती क्यों है, तो ये जो है सो अर्ध तरल पदार्थ है और ये तरल पदार्थ, ये तरल पदार्थ पर तैर रही है। तो तरल पदार्थ पर तैरने के क्रम में जो है सो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाने में पानी खौलता है। खौलता क्या है कि ऊपर से जो पानी हीट हुआ तो जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो वो नीचे आता है, नीचे का पानी फिर ऊपर आता है। तो ये जो गर्म और फिर जो है सो थोड़ा सा उसकी नमी कम होती है तो फिर वो नीचे फिर ऊपर नीचे ऊपर करते रहता है।
तो यही प्रक्रिया यहाँ पर होती है। इसी क्रम में जो है सो कभी बीच में हलचल होती है और ये आपस में प्लेट जो क्या होता है, टकराता है। तो टकराने में 3 तरह की गति होती है। मैंने जैसे कि बताया कि नीचे में क्या होता है, अर्ध तरल होता है, यहाँ पर तरल होता है। तरल इस तरल पट्टी पर जो है सो यह प्लेट सारा जो है सो टिका हुआ है, सातों प्लेट। तो ये जो आपस में जो टकराहट होती है वहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तरह की टकराहट होती है। एक को कहते हैं अपसारी। अपसारी जब दोनों प्लेट जो है सो कि विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में जाती है, इसे प्लेट ऐसा प्लेट है और प्लेट जब विपरीत दिशा में जाती है और वो अंदर से जो लावा बाहर फेंकता है तो वह जो है सो ज्वालामुखी बनता है। जब अपसारी बल लगता है 2 प्लेट के बीच, यानी कि दोनों प्लेट के बीच जो बल है वह विपरीत दिशा में लगता है, तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और फिर जब दोनों प्लेट जब एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे के सामने आकर के टकराने का प्रयास करता है तो ये अभिसारी बल कहते हैं और इससे पर्वत का निर्माण होता है। हमारे देश के जो उत्तरी भाग हिमालय है, हिमालय में जो पर्वत का निर्माण हुआ है वह पर्वत का निर्माण जो है सो इसी बल के कारण होता है और इसी अभिसारी बल के कारण ये जो है सो पर्वत का निर्माण हुआ है। और ऐसा आपने सुना होगा कि हिमालय पर्वत की लंबाई अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि ये जो बल है एक दूसरे प्लेट की तरफ जो है सो ये अभी भी बढ़ रही है, अभी भी दबाव बढ़ रहा है। तो दबाव बढ़ने के कारण जो है सो ये बल धीरे ये जो है सो हिमालय का जो ऊंचाई है धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। जो तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जिस विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह है रूपांतरण गति। रूपांतरण गति मतलब क्या होता है, एक ऊपर नीचे, जब प्लेट जो है सो ऊपर नीचे होता है तो इस ऊपर नीचे के कारण जो है सो रूपांतरण गति के कारण जो है सो भूकंप उत्पन्न होता है और इसका जो ऊपर का जो प्रॉपर्टी होती है, भूप्रॉपर्टी, वो क्या होता है, हिल जाता है और इसी हिल जाने के कारण जो है सो भूकंप आता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि भूकंप क्यों आता है, भूकंप आने का महत्वपूर्ण कारण क्या है कि ये प्लेट, जो कि किसने दिया था सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था और इस सिद्धांत को बल हुआ था हैरी हेस के द्वारा जो 1962 में दिया गया था। तो आपने देखा कि यह महत्वपूर्ण जो भूकंप का जो महत्वपूर्ण कारण है वह रूपांतरण गति है, रूपांतरण बल है, जिसके कारण जो है सो प्लेट ऊपर नीचे जो है सो बल लगाती है और उस बल के कारण जो है सो भूकंप आता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो भूकंप आती है तो भूकंप का जो अध्ययन हम लोग करते हैं, उस भूकंप को जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को हम कहते हैं और सिस्मोग्राफ, जिस पर जो है सो हम लोग भूकंप को मापते हैं और जिस स्केल पर मापते हैं उसको हम कहते हैं रिक्टर स्केल। अब ये काम कैसे करता है और ये कैसे होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मान लें ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को मैंने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। होता क्या है कि जो पृथ्वी का जो अंदर का जो पार्ट होता है उस अंदर के पार्ट में जो है सो कंपन शुरू होता है। मान लें जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर प्लेट आपस में जो रगड़ करता है, तो ये जो प्लेट यदि यहाँ पर रगड़ हुआ और रगड़ से जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुई, मान लें इस पार्ट पे वाइब्रेशन उत्पन्न हुई, तो यह पार्ट जो है इसको तीन रे की बात किया गया। पहला रे को पी कहते हैं, दूसरा को एस कहते हैं और तीसरा को एल कहते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो प्लेट है, सबसे पहला जो यहाँ पर जिस बिंदु पर जो रगड़ होती है और जहाँ से ये तरंगे निकलती है उसको हम कहते हैं, उसको कहा जाता है प्राइमरी वेव, जिसको कि पी से डिनोट किया जाता है। और इसकी गति काफ़ी तीव्र होती है और ये 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड पर यह वेव चलती है। चूँकि वह धरती से काफ़ी नीचे होती है इसलिए यह जो है सो वेव जो है सो बहुत बार है कि धरती के अंदर ही रह जाता है, लोगों को पता नहीं चलता है, इसलिए जो है सो यह उतना खतरनाक नहीं होता है। फिर जो है सो दूसरा है सेकेंडरी वेव, जिसको कि एस के से डिनोट किया जाता है। इसकी गति 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और यह जो है सो यह भी इसकी हल्की फल्की, यह भी अंदर ही धरती के अंदर ही अपना वेव को रह जाता है, जिसके कारण यह भी उतना खतरनाक नहीं होता है। अब लास्ट है लॉन्ग वेव, जिसको लव वेव भी कहा जाता है, जो सबसे खतरनाक होता है। यह 150 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड ही इसकी गति होती है, लेकिन इसकी गति होती है इस सतह पर, भूप्रॉपर्टी पर होती है, सबसे ऊपरी परत पर होती है और ऊपरी परत पर ही जो है सो मानव निवास करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री कल कारखाने होते हैं। तो ये सबसे खतरनाक होता है और ये जो वेव जहाँ से उत्पन्न होता है और उत्पन्न इस बिंदु को कहते हैं उद्गम केंद्र, और उसके उद्गम केंद्र से ठीक सामने का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं। चूंकि इसकी दूरी सबसे कम यहाँ होती है, इसलिए यहाँ पर यदि कोई घर है, यहाँ पर यदि कोई देश है, यहाँ पर जो कुछ भी है, तो इस पर जो है सो
सबसे ज़्यादा खतरा होता है, और धीरे धीरे चूंकि इसकी दूरी और बढ़ती जाती है तो इसकी खतरा क्या होता है, कमता जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत की यदि हम बात करें तो भारत में जो है सो देखिएगा कि अधिकांश नेपाल का क्षेत्र हो गया, उधर गुजरात का क्षेत्र हो गया, ये सब जो है सो काफ़ी भूकंप वाला क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि ये जो प्लेटें हैं, ये प्लेट जो है सो जिस क्षेत्र में, जिस रेंज में आता है, दो प्लेट जहाँ पर मिलती है, जिस क्षेत्र में कोई देश पड़ता है वो क्षेत्र भूकंप के लिए काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जापान में डेली भूकंप आता है, तो जापान में डेली भूकंप आने का कारण क्या होता है कि जो दोनों प्लेट के, जैसे कि जो ये दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट के जहाँ पर ज्वाइंट होता है उसके ठीक सामने यदि कोई देश है तो वहाँ पर क्या होता है, भूकंप बराबर होता है, और इसके कारण जो है सो वो देश काफ़ी भूकंप से प्रभावित होता है। तो आपने देखा कि भूकंप का क्या कारण है। तो भूकंप से प्रभावित होने ये 3 तरंगे होती है, इसको पी कहते हैं, एस कहते हैं, एल कहते हैं। तो पी सबसे नीचे जो उद्गम केंद्र होता है वहाँ उत्पन्न होता है और 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। फिर सेकेंडरी होता है जो 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और सबसे खतरनाक होता है जो एल होता है, जिसको कि लॉन्ग वेव या लव वेव भी कहा जाता है, ये सबसे खतरनाक होता है। अब यहाँ पर जो ये जो रिएक्टर स्केल है, इस रिएक्टर स्केल को, पैमाना को यहाँ पर मैंने लिखा है कि रिएक्टर स्केल पर यदि हम भूकंप का तीव्रता को यदि मापते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि भूकंप का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन भूकंप का पूर्वानुमान अभी तक वैज्ञानिक, इस पर कोई शोध नहीं हुआ है, शोध चल रहा है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा सकते हैं कि भूकंप आने से पहले हम इसको भविष्यवाणी कर सकें। तो यह सिर्फ यह भूकंप आने के बाद हम यह पता लगाते हैं कि यह कितना तीव्र था, इसकी तीव्रता कितनी थी। तो तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 से अधिक यदि आता है तो वो सबसे ग्रेट होता है, सबसे भयानक होता है, भयावह स्थिति होती है। यदि 6 से 7 के बीच यदि है तो वो मेजर हुआ, यदि यहाँ पर 5 से 6 है तो वो स्ट्रांग हुआ, मतलब 5 से 6 में भी है तो समझिए कि पूरा मतलब घर मकान सब हिल जाता है, घर मकान बहुत ध्वस्त हो जाता है। और उसके बाद जो है सो यदि 4 से 6 के बीच रहता है तो वो मॉडरेट रहता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा क्षति तो नहीं, क्षति होती है, बहुत ज़्यादा क्षति नहीं होती है। लेकिन 3 से 4 के बीच रहता है तो ये स्मॉल हुआ, 2 से 3 के बीच हुआ तो माइनर हुआ, और 0 से 1 के बीच होता है तो लोग को पता भी नहीं चलता है कब भूकंप आया नहीं आया। तो कहने का मतलब सबसे खतरनाक जो होता है वह 6 के बाद की होती है। 6 से यदि ऊपर रिएक्टर स्केल पर यदि इसको यदि मापेंगे तो यह काफ़ी खतरनाक होता है, और यह जान माल की बहुत नुकसान होता है, लाखों लोग मारे गए हैं। इसके बारे में मैंने अगले, आप देख सकते हैं यहाँ पर खतरा में मैंने बताने का प्रयास किया है कि भारत में कब कब कितना भयावह स्थिति हुई है, और बहुत सारे लोग मरे हैं, जान माल की नुकसान हुआ है, और बहुत ही भयावह स्थिति हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें मैंने लिखा है कि कब हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, तीव्रता कितनी रही, और लोगों का मृत्यु, कितने लोग इसमें मारे गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है 26 जनवरी 2001 गुजरात में हुआ, और इसकी तीव्रता 7.7 थी। आप यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि यदि 7 है तो यह मेजर हो गया, तो 7.7 थी, तो आप समझ सकते हैं कितना भयावह स्थिति होगा। 7.7 मतलब बहुत भयानक आया था भूकंप, और इसमें 20,000 लोग मारे गए थे, 20,000 लोग मारे गए थे गुजरात में। और यह आप देख सकते हैं 26 जनवरी का दिन था, सुबह सुबह भूकंप आया, बहुत सारे स्कूल में बच्चे प्रभात फेरी के लिए जा रहे थे, और 2 बिल्डिंग के बीच प्रभात फेरी हो रही थी, और दोनों बिल्डिंग ढहा करके गिर गया, पूरा का पूरा बच्चा उसमें दब गया, और बच्चे मर गए, यानी कि बहुत भयानक स्थिति थी। और ये हम लोग को याद है कि यह भूकंप जब आया था कितनी भयावह स्थिति थी, हम लोगों ने सुना था, देखा था। फिर था 26 दिसंबर 2004 की बात है, यह और भी भयानक था। यह भारत, मालदीव और श्रीलंका के प्रभावित क्षेत्र था, और यह 9.1 था। आप समझ सकते हैं यहाँ पर यदि स्केल को देखिए तो यहाँ पर 7 ही मेजर हो गया, और ये कितना भयावह था। ग्रेट में यह भी ग्रेट 9.1 में था। इसमें आप देख सकते हैं कि 2,83,106 आदमी मारे गए थे। इसमें भारत में इसमें सुनामी आया था भयंकर, आप कह सकते हैं कि लगभग 100-150 फीट अचानक जो है सो पानी की तरंगे, जो पानी की लहर जो है सो स्थल मार्ग पर आ गई थी। बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग ध्वस्त हो गए थे, बहुत सारे आदमी मर गए थे। 1500
तो यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन इससे भी अधिक लाखों लोग तमिलनाडु वगैरह का क्षेत्र में जो आया था, लाखों लोग जो है इसमें मरे थे। और यह वर्ल्ड का जो थर्ड डेंजरस, यानी कि दुनिया में जो सबसे भयानक भूकंप आया है उसमें तीसरा भूकंप था। इसमें आप देख सकते हैं कि 2,83,106 लोग मारे गए थे। तो कितना भयावह, कितनी कैसा दृश्य रहा होगा, कैसा मंजर रहा होगा, कितने लोग, कितनी बदतर स्थिति हुई होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर है 8 अक्टूबर 2005, ये पाकिस्तान और भारत के क्षेत्र में, जो पाकिस्तान भारत का जो क्षेत्र बॉर्डर इलाका है उस क्षेत्र में ये भूकंप आया था और ये 7.6 था। और इसमें भी जो है सो आप देख सकते हैं कि 1,30,000 लोग मारे गए थे इसमें भी, तो यह भी काफ़ी भयानक था। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 अप्रैल 2015 को नेपाल और भारत, ये तो हाल फिलहाल की ही बात है, बहुत दिन नहीं हुआ है, इसमें 7.5 आया था। यह भी आप देख सकते हैं 7.5, यह भी जो है सो मेजर से ज़्यादा ग्रेट में है। तो इसमें जो है सो 6,000 लोग मारे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि यह कितना भयानक होता है भूकंप, जो कि आपदा है जिसको हम लोग चाह करके भी दूर नहीं कर सकते हैं। कोई वैज्ञानिक इतना तरक्की कर गया है फिर भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि इस क्षेत्र में भूकंप आ रहा है, आने वाला है, तो लोग उस जगह को खाली कर करके बाहर चले जाएगा। कोई लोग सोया हुआ है, कोई लोग जो है सो अपना वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, और अचानक भूकंप आ गया, अचानक बिल्डिंग गिर गया, सारे लोग दब जाते हैं, तो बहुत स्थिति गंभीर हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि अब हम करें क्या इस स्थिति में। इसको तो हम हटा नहीं सकते हैं, जुटला नहीं सकते हैं, ये तो प्राकृतिक आपदा है, ऊपर वाले का दिया हुआ ये सिस्टम है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसका प्रबंधन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट 3 वर्ड का प्रयोग किया जाता है, झुको, ढको और पकड़ो, अर्थात ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। चूँकि जब भूकंप आता है तो सबसे पहले कहता है कि अपने आप को झुकिए। झुकने का मतलब किसी ऐसे ठोस या कुछ ऐसे मतलब जगह पर, जैसे कि कोई पलंग है तो पलंग के नीचे, या टेबल के नीचे, या बेंच के नीचे, या किसी मकान का जो कोना वाला पार्ट होता है, वो चूँकि पिलर वहाँ होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, तो कहता है वहाँ पर झुके और ढके। चूँकि सर जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शरीर के सबसे, तो इसको ढके और पकड़े और उस चीज़ को पकड़। चूँकि जब वाइब्रेशन होता है, जब हलचल होती है, तो कभी भी जो है सो उस किसी ठोस चीज़ को यदि हम पकड़े हुए हैं तो अपने आप को जो है सो कस के यदि हम पकड़े हुए हैं तो क्या होता है कि हम अपने आप को संतुलित रख सकते हैं और हम सुरक्षित रह सकते हैं। फिर यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा है इस स्लोगन के अलावा कि घबराना नहीं है। बहुत लोग, सबसे ज़्यादा मौतें होती है घबराहट के कारण। जैसे कि मैंने कि छत पर जो है सो भूकंप आया, एक महिला अपने बच्चे के साथ थी, बच्चा को पहले फेंक दिया और उसके बाद जैसे ही वो कूदने लगी कि भूकंप खत्म हो गया, तो बच्चा तो पहले खत्म हो गया। तो कहने का मतलब घबराना नहीं है। मकान के कोना तक पहुंचना है, जैसा कि मैंने बताया कोना में पिलर होता है तो वह थोड़ा सा ज़्यादा हल्का फुल्का झटका को सह सकता है। मेज़, पलंग, चौकी के नीचे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। खुली जगह में जाना, यदि खुली जगह कहने का मतलब यदि आप भूकंप है तो आप घर से जल्दी यदि संभव हो तो आप खुली जगह पर चले जाइए। कमज़ोर छत, दीवार, आग से दूर जाना, बिजली के खंभे, पेड़ से दूर जाना। बिजली के खंभे के आसपास रहेंगे तो यदि भूकंप यदि गिरेगा तो खतरा हो सकती है, करंट लग सकता है। पेड़ के पास यदि छुपे हुए हैं तो पेड़ भी गिर सकती है। भवन भूकंप रोधी होना चाहिए। अब जो मकान बन रहा है भूकंप रोधी बन रहा है ताकि हल्का फुल्का झटका को वह जो है सो बर्दाश्त कर सके। यदि गाड़ी में हो तो किसी किनारे पे गाड़ी को रोक दिए, चूँकि यदि गाड़ी चल रही है और कहीं अगल बगल का पेड़ है, यदि गाड़ी पे गिर गया तो खतरा हो सकती है। यदि आप सपोज यदि मलबा में हैं, फंसे हुए हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने नाक को ढक करके रखिए, क्योंकि वहाँ का जो स्थिति रहती है वहाँ पर जो है सो बहुत धूल मिट्टी रह सकता है। तो यदि शुद्ध श्वास लेंगे तो आप अधिक समय तक अपने आप को टॉलरेट कर सकते हैं। और यदि आप अंदर दबे हुए हैं तो किसी चीज़ से यदि संभव हो तो आवाज़ करने का, तो आप आवाज़ कीजिए, चूँकि आप राहत कर्मी वहाँ पर कार्य कर रहे होते हैं तो उसको लगेगा कि अंदर कोई है तो वो आपको बाहर निकाल सकते हैं। वहाँ यदि आप दबे हुए हैं तो आग बिल्कुल नहीं जलाएं। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ माचिस मिला आग वगैरह जला देंगे तो फिर आप तो निकल नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में जैसे कि होता है लोगों की, यदि आग जलाएंगे तो लोग हमको देखेगा, लेकिन यदि आप आग जलाते हैं तो आप तो निकल नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में वह आप खुद उसमें जल सकते हैं, इसलिए यह चीज़ नहीं करना है। तो इस तरह से लगभग हर पहलुओं को मैंने बताने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से
यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम सभी लोग को जानना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, हम सभी को जानना चाहिए। और हमने हर पहलू को बताने का प्रयास किया कि यह होता कैसे है। इसका महत्वपूर्ण कारण जो 7 प्लेट है जो कि तरल पदार्थ पर टिका हुआ है और उसी में जो है सो कभी वाइब्रेशन की वजह से आपस में प्लेट टकराने के कारण ये होता है। यह 3 तरह की गति होती है। अपसारी गति जिसे ज्वालामुखी होता है, अभिसारी गति से पर्वत होता है और रूपांतरण गति से भूकंप होता है। ये भूकंप उत्पन्न होता है। ये भूकंप उत्पन्न होता है तो जो जिस पॉइंट से उत्पन्न होता है उसको कहते हैं उद्गम केंद्र कहते हैं, और जिस ठीक सीधे पृथ्वी के पर जो पॉइंट होता है वो अधि केंद्र कहलाता है, जहाँ काफ़ी भयावह स्थिति होती है। इसी तरह से जो मैंने वेव का बात किया, 3 तरह का वेव होता है। एक प्राइमरी वेव होता है, इसको पी कहते हैं। सेकेंडरी वेव जिसको एस कहते हैं, और लॉन्ग वेव जिसको एल के से डिनोट करते हैं। फिर रिएक्टर स्केल पर रिएक्टर स्केल की मैंने बात किया कि 7 से अधिक हो गया तो वो सबसे ग्रेट हुआ, 6 पर है तो वो स्ट्रॉन्ग हुआ, 4 से 6 है तो मॉडरेट हुआ, 3 से 4 है तो स्मॉल हुआ, 2 से 3 माइनर हो गया, और 0 से 1 रहता है तो पता भी नहीं चलता है कि कब भूकंप आया नहीं आया। यहाँ पर मैंने इस खतरे के बारे में बताया कि कितना भयावह है, कितना खतरनाक है, भारत के किन किन क्षेत्रों में कब कब ये कितना भयावह स्थिति को उत्पन्न किया। फिर मैंने यहाँ पर इसके बचाव की बात किया कि अब झुको, ढको, पकड़ो, ड्रॉप, कवर, होल्ड, और यहाँ पर कुछ और भी बातें थी जो कि मैंने बताने का प्रयास किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल और अच्छा रहे। और यदि आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक, विशेष टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा, हमारी टीम प्रयास करेगी और मैं अच्छा वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।